आजादी के लिए लड़ रहे हैं। बाबा साहब आंबेडकर ने कहा, देश में रहने वाले लोगों के आजादी के लिए लड़ रहा। ध्यान रखना, समझदारी की बात बता। देश की आजादी और देश में रहने वाले लोगों की आजादी, द डिफरेंस बिटवीन, फर्क समझना जरूरी है। देश की आजादी क्या होती है, देश में रहने वाले लोगों की आजादी क्या होती है। 15 अगस्त को देश आजाद हो गया और हमारे लोग पुलिस चौकी में एफआईआर दाखिल करने के लिए गए, एफआईआर भी नहीं। पुलिस चौकी में हमारे लोगों का सुप्रीम कोर्ट ने कहा संवैधानिक अधिकार है, फिर भी चौकी इंचार्ज एफआईआर हमारा नहीं लेता। अगर एफआईआर हमारा नहीं लेता है, देश आजाद हो गया। क्या तमाशा चल रहा है, देश आजाद हो गया है। कहे का हो गया आजाद, जहां एफआईआर नहीं, पुलिस चौकी का इंचार्ज संविधान कहता है अधिकार है, और चौकी इंचार्ज लेता नहीं है। चौकी इंचार्ज संविधान से बड़ा हो गया है। कैसे हो गया भाई बड़ा है? बड़ा तो है नहीं, कैसे हो गया? तो आजादी से आजादी मिली नहीं। इसलिए बाबा साहब आंबेडकर ने कहा, क्या कहा कि मेरे लोगों के आजादी का क्या? अंग्रेजों को कहा कि तुम लोग बगैर संविधान लागू किए नहीं जा सकते, संविधान लागू करके जाओ। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया। संविधान पर अमल करने के लिए 1952 को प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ और इस चुनाव में 3.5% ब्राह्मणों ने, जवाहरलाल नेहरू ने 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी। 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए। लोकसभा सेक्रेटरीट का आंकड़ा बता रहा हूं, चुनाव आयोग का डाटा बता रहा हूं, सबूत के साथ बता रहा हूं। और इस तरह से आजाद भारत की संसद पर ब्राह्मणों ने 3.5% ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया। ऐसे ऐसे कानून बनाए, ऐसे ऐसे कानून बनाए कि आज जिन 3.5% लोगों का गांव में पंच चुनकर नहीं आ सकता, गांव का सरपंच नहीं बना सकते, वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी कौन है? ये आरएसएस का, ब्राह्मणों का नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है। बाबा साहब आंबेडकर ने 1932 को लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक नॉमिनेटेड अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल किया था। अंग्रेजी के शब्द का आपको अर्थ मालूम नहीं है? नॉमिनेटेड का क्या मतलब है? नामधारी। नामधारी भी समझ में ना आए तो मैं आपको देहाती आदमी को देहाती उदाहरण बताता हूं, और उदाहरण बताने के पहले महिलाओं माताओं की क्षमा चाह, उदाहरण देना पड़ेगा। इसलिए गांव में शादी होती है तो आदमी परिचय कराता है। ये कौन है? ये मेरी शादीशुदा बीवी है। तो आदमी कहता है ये कौन है? ये शादीशुदा बीवी है। और ये कौन है? ऐसी रखी हुई है। आदमी क्या कहता है? ये कौन है? ऐसी रखी हुई है। ये नरेंद्र मोदी भी ब्राह्मणों का ऐसा ही रखा हुआ प्रधानमंत्री। देखा, गांव का बनकर समझाया तो आया, 2 4 5 लोगों के समझ में आया कि नहीं? सवाल भाषण करने का नहीं है, सवाल समझने का है कि जो अंग्रेजी में बाबा साहब आंबेडकर कह रहे हैं वो हमारे लोगों को हिंदी में भी समझ में नहीं आता जब तक उदाहरण देकर समझाया ना जाए। अब मैंने ये कह दिया, और सबसे ज्यादा शक्तिशाली आदमी प्रधानमंत्री होता है, अगर उसकी औकात है तो मेरे खिलाफ एफआईआर दाखिल करें। ये तो बहुत सालों से बोल रहा हूं, आज थोड़ी बोलो, बहुत सालों से बोलो। औकात है, वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली प्रधानमंत्री होता है।
मेरे खिलाफ एफआईआर दाखिल कर दी। तो आर्टिकल 19 के तहत ये बाबा साहब आंबेडकर का कहा हुआ लिखा हुआ है कि हमें नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, हमें रियल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। इसका झगड़ा गांधी और नेहरू से बाबा साहब आंबेडकर करते रहे। ये लड़ाई बाबा साहब आंबेडकर के समय में भी चलती रही और आज भी मैं वही लड़ाई मैदान में लड़ रहा। आर्टिकल 19 के तहत जो संविधान लागू हुआ उसके तहत ये मेरी बोलने की आजादी है, ये मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, जिसके आधार पर ये मैं बोल रहा। किसी का बाप का दिया हुआ नहीं है। मैं कह सकता हूं मेरे बाप का दिया हुआ है, साले किसी पंडित के बाप का दिया हुआ है। जब पंडित ने अपना संविधान लिखा था तो मेरे बाप दादाओं को अधिकार नहीं दिया था। जब मेरे बाप ने संविधान लिखा तो मेरे लोगों को भी दिया और पंडित को भी दिया। ले ले भाई, तू भी ले, सबको दिया, भेदभाव नहीं किया, गैर बराबरी नहीं की, किसी के साथ नाइंसाफी करने का काम नहीं किया। इसीलिए कहता हूं राज हमारे लोगों का होना चाहिए ताकि नाइंसाफी किसी के साथ भी ना हो सके। इसलिए बता रहा हूं, इसलिए समझदारी की बातें बता रहा हूं। संविधान भारत में लागू नहीं हुआ, परिणाम था जिनकी संख्या 3.5% है उनकी 5 नेशनल लेवल की पार्टियां बनी। अरे कानून का उल्लंघन किया, घोटाला किया, भ्रष्टाचार किया, तब तो 3.5% ब्राह्मणों की 5 नेशनल लेवल की पार्टियां हो गई। पहली पार्टी नेशनल कांग्रेस, चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, ब्राह्मणों ने बनाया। दूसरी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, श्रीपाद अमृत डांगे, बॉम्बे का कोकनस्थ ब्राह्मण, उसने बनाया। तीसरी राष्ट्रीय पार्टी भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ईएमएस नंबूद्रीपाद, नंबूद्री ब्राह्मण केरला, उसने बनाया। चौथी नेशनल लेवल की पार्टी जनसंघ आरएसएस के ब्राह्मणों ने बनाई। पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बाद में भारतीय जनता पार्टी बनाया तो उसका पहला संस्थापक अध्यक्ष पंडित अटल बिहारी वाजपेयी है। हो गया नाम के साथ बता रहा हूं। 4 पार्टी। 5वीं पार्टी तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता बनर्जी, बंगाली ब्राह्मण होगी, जिनकी संख्या 3.5% है। एक पार्टी राष्ट्रीय नहीं हो सकती, 5 नेशनल लेवल की पार्टियां। अरे ईमानदारी से चुनाव हो गया होता तो ऐसा कैसे होता? यह है सवाल, कैसे होता? इसीलिए तो ईवीएम मशीन वोटों की चोरी करने के लिए तुम लोगों ने लगाई और इसी वजह से हम मैदान में भी ईवीएम के विरोध में लड़ रहे हैं और कोर्ट में भी लड़ रहे हैं। और ये लोग कहते हैं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। मैं नरेंद्र मोदी को कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट आओ। वाह, इन लोगों को क्या समझ में आता है? अखबार में बोलते हो कोई गड़बड़ी नहीं है, आज सुप्रीम कोर्ट में आ जाओ, देखता हूं तुम्हारी। अच्छा, वहां जो मैं सवाल पूछ रहा हूं, तुम्हारी केंद्र सरकार है और तुम्हारा भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील है। आज तक तुम्हारे वकील ने कोई जवाब तो दिया? जवाब होता तब देता ना। चोरी करके तुम प्रधानमंत्री बने, 2019 में भी चोरी करके बने। 6 महीने तक डाटा सुरक्षित रखना पड़ता था, 4 महीने में पेपर ट्रेल मशीन का डाटा डिस्ट्रॉय कर दिया। क्यों? चोरी पकड़ने का डर था, हा? इसलिए चोरी पकड़ने का डर था, इसलिए 4 महीने में डाटा डस्ट कर दिए। और फिर सुप्रीम कोर्ट ओपन ही नहीं हो रहा। मैं केस लेकर लिख करके तैयार हूं और जो केस में लिखा फैक्ट कोई जवाब है, जवाब तो देना पड़ेगा। ये चोरी करके
डाका डाल के हम लोगों के वोटों पर 5-5 राष्ट्रीय पार्टियां बनाई, 450 से ज्यादा सीटों पर लोकसभा में कब्जा किया, 543 सीटों में से जो 3.5% लोग, अरे पंच नहीं चुनवा सकते गांव का। इस तरह से इन लोगों ने सारी व्यवस्था पर कब्जा किया। लोकतंत्र के 4 पिलर हैं, 4 पहिए हैं। पहला पहिया विधायिका, जहां कानून बनाया जाता है, 450 सीटों पर कब्जा। दूसरा पहिया कार्यपालिका का, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारी 79.2% एंड राउंड अबाउट 80%। 4000 से ज्यादा अधिकारी, उसमें 3600 से ज्यादा ब्राह्मण एंड तत्समूचे जाति के लोग, पूरा कब्जा। न्यायपालिका 97% हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज। मीडिया 4 प्रकार का, चौथा पिलर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, अखबार और किताबें, ट्रेडिशनल मीडिया, मुरारी बापू, आसाराम बापू, डोंगरे महाराज, ओझा महाराज, राजा महाराज, एलियागर महाराज, बचा कुचा महाराज, साला कितने लोगों के नाम ले गए भाई। आपका समय भी बर्बाद हो जाएगा, मेरा समय भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए एक लाइन में सब कवर कर दिया, बचा कुचा महाराज, सब इकट्ठा हो गया एक ही लाइन में। और चौथा मीडिया वोकल मीडिया। अभी मैं हिंदी में बोल रहा हूं, मेरी मातृभाषा मराठी है। मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, मेरी मातृभाषा मराठी है। मैं हिंदी में बोल रहा हूं। कोई ब्राह्मण ये नहीं कह सकता कि बेसरा तुम्हें हिंदी बोलना नहीं है। बाबा साहब आंबेडकर जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजी में बोले तो वहां अंग्रेज राजा बैठा था और बोला, और इसी अंग्रेजी तो हम भी नहीं बोल सकते। सवेरे नाश्ते के लिए आते क्या? बाबा साहब आंबेडकर को राजा ने अपने घर में नाश्ता करने के लिए बुलाया और जलाने के लिए गांधी जी को भी बुलाया। आप भी तो बात समझाने के लिए बता रहा हूं। ये जो चौथा मीडिया है, वोकल मीडिया, बोलने वाला मीडिया, ब्राह्मण क्या कहते आप लोग? अरे इनको तो हिंदी भी बोलना नहीं है। आप लोग देसी भाषा में बोलते हो ना, देसी भाषा में बोलते हो कि नहीं? ये देसी भाषा में गाना गाया कि सपोला वाला है? देसी भाषा में बोलते हो तो ब्राह्मण क्या बोलते? अरे इनको तो हिंदी भी बोलना नहीं आता। ब्राह्मण मेश्राम को तो नहीं बोल सकते ऐसा कि हिंदी बोलना नहीं आता। जब मैं यूपी आया था ना, आज से 32 साल पहले, देहरादून, डेली 5-6 अखबार पढ़ता, मुझे आती नहीं थी हिंदी। मगर आज लोग क्या बोलते हैं? उत्तर प्रदेश के कौन से जिले के रहने वाले हैं? कोई फर्क नहीं कर सकता। तो इस तरह से साथियों, मैं आपको बात समझा रहा हूं। जो नेता लोग हैं वो समझाने का काम नहीं करेंगे, बाकी सब कुछ करेंगे। जुमलेबाजी बहुत होती रहती है और हमारे लोगों का एंटरटेनमेंट, मनोरंजन भी बहुत करते हैं। हमारे लोगों को खुशी भी मनोरंजन से बहुत होती है, मगर 5 साल तक आपका इस तरह से शोषण होता है, ये ध्यान रखना है। ये 4 पिलर, ये चारों पिलर पर ब्राह्मण तत्समूचे जाति के लोगों ने कब्जा किया। 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब आंबेडकर ने जो संविधान लागू किया था, उसमें घोषित किया था लोकतांत्रिक समाज और राष्ट्र का निर्माण किया जाएगा। मगर नेहरू और कांग्रेस ने ब्राह्मणवादी समाज थोप दिया लोकतंत्र में। इस वजह से आप लोगों की समस्याएं है। आपको बीमारी है ये तो मालूम है, कारण मालूम नहीं है, वो मैं बता। बीमारी है तो मालूम है आप लोगों को, मगर आपको कारण क्या है वो मालूम नहीं है।
ये जागरण करने के लिए कारण बता रहा हूं। अगर लोकतंत्र लागू हो गया होता तो देश में लोकतांत्रिक क्रांति होती। चाइना और भारत एक ही समय में आजाद हो गया, वो अमेरिका से आगे चला गया, हम कैसे पीछे रह गए? हम कैसे पीछे रह गए? हमारे पास कोई संपदा की कमी है, कोई वेदर की कमी है। भारत में जितने प्रकार की हवा है, आबो हवा है, ऐसी दुनिया में किसी देश में है नहीं। इतने प्रकार की हवा, आबो हवा, इससे आप अपने देश में पता नहीं कितने प्रकार की फसल निकाल सकते। इतना अच्छा सारा वातावरण, मगर जो शासन करने वाला वर्ग है वो नहीं चाहता। आपको एक ही उदाहरण देता हूं, ब्रह्मपुत्रा के नदी से पानी आता है और हर साल लाख करोड़ का नुकसान होता है। 75 साल से अगर उसको बांध लिया होता, पानी रोक लिया होता और सारे साउथ इंडिया में जहां 6 महीने में नदियां सूख जाती है, ये पानी साउथ इंडिया में दे देते, सारे साउथ इंडिया में जमीन में इतना पानी होता, सारे देश और सारे अफ्रीका को गेहूं सप्लाई कर देता। इतना भारत अमीर हो। मगर इस देश में पैसे की कोई कमी नहीं है। 38 लाख करोड़ का बजट है। अभी 38 लाख करोड़ हमारे लोगों को बूझता नहीं। 38 लाख, क्योंकि हमारी औकात कितनी है? लाख भर, ज्यादा से ज्यादा लाख भर। उनको समझ में नहीं आता 38 लाख करोड़ क्या हो रहा है। हमने प्रोफेसर को पूछा गणित के, गुरुजी ये 38 लाख रुपया कागज पर शून्य लिखकर जरा बताइए। तो गुरुजी ने हाथ में कलम पकड़ने के बजाय माथा पकड़ लिया। पता नहीं साला कितना शून्य लगेगा। इतना पैसा भारत सरकार के पास आता है साल भर में। पैसे की कोई कमी नहीं है, मगर नीयत की बहुत ज्यादा कमी है। और इस देश में लोकतांत्रिक समाज बनाने के बजाय जो ब्राह्मणवादी समाज बनाया गया है, इस वजह से सारी शक्ति, सारी ताकत जो है उनके पास में है। दिखाने के लिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। और लगाम, बैल का लगाम होता है। मैं किसान का बेटा हूं तो मैं शब्दों का उच्चारण करता हूं। बैल होता है, उसका लगाम जो है, लगाम वो किसान के हाथ में होता है, बैल का। वैसे नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री लगाम पंडितों के पास। तो लगाम जैसे खींचता है वैसे प्रधानमंत्री काम करता है। प्रधानमंत्री ओबीसी का, और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया, ओबीसी की गिनती नहीं होगी। अरे ओबीसी का ही है तू, ओबीसी का है, तेरा बाप ओबीसी का है, तू ओबीसी का है। सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी की गिनती नहीं होगी। कुत्ते की, बिल्ली की, सुअर की, गधे की, सबकी होगी, मगर ओबीसी की नहीं होगी। प्रधानमंत्री ओबीसी का, मगर गिनती करने के लिए राजी नहीं। ये सिद्ध करता है ये नरेंद्र मोदी नाम का जो बैल है, उसकी रस्सी ब्राह्मण नाम के किसान के हाथ में। समझ रहे हैं? आपको समझ में आए, आपकी बोली में थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं भाषण नहीं करता हूं, सारी चीजें समझाता हूं, उदाहरण देकर सबूत के साथ। काल्पनिक नहीं बोलता हूं, इसलिए मेरे खिलाफ कोई केस होता नहीं है। केस कर लिया तो सारे सबूत जज के मुंह पर फेंक के मार। सबूत के आधार पर बोल रहे हैं मैं भाई, ऐसे हवा में तीर नहीं मार रहा। जैसे नरेंद्र मोदी फेंकता है वैसे नहीं फेंक रहा मैं। नरेंद्र मोदी फेंकता है ना, तो सोशल मीडिया में, गूगल में लिखो फेंकू, तो नरेंद्र मोदी का हमें फेंकू कौन है बताया जाए तो नाम नरेंद्र मोदी।
तो दुनिया में नरेंद्र मोदी का नाम है फेंकता। ये अमित शाह ने भी कहा, ये 15 लाख के बारे में कुछ नहीं, तो जुमला उसका होम मिनिस्टर है, तो जुमला था, फेंकने का मामला। तो इसलिए साथियों, आखिरी 2 बात कहकर समाप्त कर देता हूं। हम गरीबों की क्या इच्छा है? हम गरीबों की क्या इच्छा? हम गरीब प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं। हमारी इच्छा बहुत छोटी है, रोटी, कपड़ा और मकान इज्जत से। रोटी, कपड़ा और मकान तो सभी पार्टी बोल रहे हैं, हमारी थोड़ा सुन। रोटी, कपड़ा और मकान इज्जत से। हाँ, ये नया मामला, इज्जत से। हमें रोटी, कपड़ा और मकान इज्जत से चाहिए, मगर तुम क्या कर रहे हो? ए लो 5 किलो। तो तुम्हारी हराम के 5 किलो खाकर सारे हराम का खून बनाना चाहते हो? तुम्हारे हराम का 5 किलो खाकर हराम का खून बनाना चाहते हो? हरामी बनाना चाहते हो? नहीं चले। पीएमओ ऑफिस में जब 5 किलो अनाज देने की बात हो रही थी, तो नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को कहा 1 किलो नमक भी दे। अधिकारी ने कहा, सर, प्रधानमंत्री को उन्होंने, सर पहले ही पैसा बहुत खर्चा हो रहा है, ऐसा कम पड़ रहा है, ये 1 किलो नमक देने से खर्चा बढ़ जाएगा। तो नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को कहा, अरे 5 किलो देने से वोट नहीं मिलेगा, नमक देने से वोट मिलेगा। अधिकारियों ने पूछा कैसे? कहा कि गरीब को तुम जानते नहीं हो, मैं गांव से आया हूं। गरीब जब हमारा नमक खाएगा तो बोले नहीं, नरेंद्र मोदी का नमक खाएगा। भाई वोट इस बात को हम मोदी को वोट है। कितना होशियार, समझे? नरेंद्र मोदी कितना व्यापारी है, कितना बदमाश आदमी है कि नहीं 5 किलो अनाज देने से वोट नहीं मिलेगा, 1 किलो नमक देने से मिलेगा। जब गरीब नमक खाएगा तो कहेगा नहीं, हम नमक हराम नहीं हो सकते, नमक हलाल रहेंगे। इस बार तो हम मोदी को ही वोट देंगे। ध्यान रखना धोखेबाज है, ध्यान रखना धोखेबाज है। 1 किलो नमक में 5 साल का राज मांग रहा है। अरे कितना सस्ता कीमत लगाया भाई आप लोगों की, इतनी सस्ती कीमत। तो इस तरह से आपको मैं ये बात समझा रहा हूं कि हमें मुफ्त में नहीं चाहिए। हजारों साल से हमारे लोगों ने मेहनत मशक्कत करके अपने परिवार का पालन पोषण किया। हम इज्जत की रोटी और रोजी चाहते हैं, हम लोग तुम्हारी मुफ्त की रोटी नहीं चाहते हैं। ये बात समझाना चाहता हूं, इसलिए कहा रोटी, कपड़ा और मकान इज्जत से। दूसरा है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। रोजगार नहीं तो स्वयं रोजगार, स्वयं रोजगार नहीं तो बेरोजगार भत्ता। मैं अमेरिका गया, कनाडा गया, न्यूयॉर्क गया, पेरिस गया, लंदन गया, वहां व्यवस्था है। जब कोई बेरोजगार होता है तो जिलाधिकारी कार्यालय में जाता है और लिखता है मैं बेरोजगार हूं। अधिकारी पूछता है अकाउंट नंबर है, लिखो। घर पहुंचने के पहले उसके अकाउंट में बेरोजगार भत्ता पहुंच जाता है और उसको लेटर दिया जाता है 6 महीने में नौकरी ढूंढ लेना। नहीं ढूंढोगे तो पकड़ के आकर नौकरी पर दिखा देंगे, लगा देंगे और फिर तुमको 10 गुना सैलरी मिलना शुरू हो जाएगा। बेरोजगारी भत्ता बंद हो जाएगा। जो साला लंदन में हो सकता है वो भारत में क्यों नहीं हो सकता? 5वें नंबर की इकोनॉमी नरेंद्र मोदी कहता है अब 3रे नंबर की होने जा रही है। अमेरिका, चाइना और तीसरा भारत। पैसे की कमी कहां? 23 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों की संपदा थी 2 साल पहले।
53 लाख करोड़ होगी। 2 साल में 30 लाख करोड़ बढ़ गए। उद्योगपतियों की संपदा कितनी बढ़ गई? 30 लाख करोड़। कहां से आई? सरकार ने पॉलिसी बनाई, तभी तो उद्योगपतियों की संपत्ति इतनी बढ़ गई है। ये सरकारी आंकड़ा बता रहा। देश में 6.5 लाख गांव, 2.5 लाख गांवों में स्कूल नहीं है। 75 साल हो गए आजादी को। आजादी देश को मिली, देश में रहने वाले लोगों को आजादी नहीं मिली। उदाहरण, 2.5 लाख गांवों में स्कूल ही नहीं। हमारे लोग ये नहीं कह रहे अंबेडकर की तरह कोलंबिया में जाके पढ़ो, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ो। वो क्या बोल रहे हैं? अरे गांव में एक स्कूल होना चाहिए। इतने प्रधानमंत्री हो गए, 2.5 लाख गांव में एक स्कूल नहीं बना पाए। ऐसे प्रधानमंत्रियों को मैं नालायकी का सर्टिफिकेट देता हूं कि सारे प्रधानमंत्री जो स्कूल नहीं बना पाए नालायक। सभा में एक आदमी ने कहा कि निशान, ये आपके मुंह से एक गाली अच्छी नहीं लगती। हमने कहा हम गाली कहां दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जनता ने जिसे लायक मानकर प्रधानमंत्री बनाया वो ना अधिक लायक कैसे हो। हम गाली कहां दे रहे? जनता ने तो लायक बना दिया प्रधानमंत्री बनाकर। तो वो आदमी ऐसा काम क्यों नहीं कर पाया और ना अधिक लायक कैसे हो गया? हमारा कहना ये है, तब हमारे भाई लोगों को समझ में बात समझ में ये बात, आपने तो लायक बना दिया उसको। नरेंद्र मोदी, मायावती, अखिलेश यादव, योगी, इन लोगों ने निर्णय किया कि बच्चों को गांव में स्कूल नहीं है तो 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है। निर्णय किया रोडवेज की बस में बैठने के लिए बच्चों को फ्री में हो। क्या होगा? फ्री में होगा बैठने के लिए बच्चों को। तो हमने सोशल मीडिया की टीम को गांव में भेजा, जाओ बच्चों को पूछो कि इन लोगों ने, नेताओं ने फैसला किया है फ्री में बैठने का, आपको इस पर आपका क्या कहना है? तो बच्चों ने कहा बहुत अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है। मगर तो मीडिया वाले तो पत्रकार थे, साला मगर में ही तो खबर है। कहा मगर? क्या मगर? बताइए मगर क्या? कहा रोड ही नहीं है तो रोडवेज कहां से होगा? हमारे गांव में रोड ही नहीं है, रोडवेज कहां से होगा? अब जब रोडवेज ही नहीं है, फ्री में कहां से बैठेंगे? फ्री में कहां से बैठेंगे? तो सारा प्रोपेगेंडा, सारा प्रचार, केवल प्रचार। उनको मालूम कौन जाता है छानबीन करने के लिए? हमारे जैसे पागल लोग अब पैदा हो गए छानबीन करने वाले, छोड़ेंगे नहीं। सारा डाटा लाएंगे लोगों के सामने। ये मीडिया अब लग गया है काम में, आप तक सच्चाई पहुंचाई जाए। तो इस तरह से ये बात है। दूसरी बात है, महिलाएं यहाँ बैठी हुई और कुछ लोग जल्दी जाना चाहती है। अब तुम्हारा मुद्दा आ गया है, थोड़ा खड़े होकर ही सुन लो। गांव में हमारे लोग नहीं चाहते कि बड़ा हॉस्पिटल हो, हमारे लोग चाहते प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक आरोग्य केंद्र हो। नहीं है, मैं गांव का रहने वाला, जहां है वहां पर डॉक्टर बैठता नहीं। अरे डॉक्टर तो डॉक्टर, कंपाउंडर नहीं बैठता है। और इस वजह से हमारी महिलाएं बच्चा पैदा करने के समय में मर जाती है। महिलाओं को बता, मर जाती है। एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं इसके लिए। 75 साल हो गए आजादी को। नालायकी की सारी हद, नालायकी की हमारे देश के प्रधानमंत्री के नालायकी की हद, लिमिट हो गया। इतना काम नहीं कर सकते। और जब 2-3 महीने डॉक्टर कंपाउंडर नहीं आता है
तो गांव के कुत्ते मिलकर वहां रहना शुरू कर देते हैं कि शायद ये घर हमारे लिए ही बनाया हुआ है। गांव का रहने वाला हूं, देखी भी बात बोल रहा। तो स्वास्थ्य की ये स्थिति है। रोजगार का क्या है तो सारे देश भर में मालूम है कि बाबा ने लखनऊ में बेरोजगारों की पिटाई करवा दिया। वो केवल रोजगार मांग रहे थे और बाबा किसी स्कूल में नहीं गए। और बाबा जो मुख्यमंत्री बनाया आरएसएस ने, ये किसी स्कूल में ही नहीं गया। स्कूल में जाने के नाम पर ही भागा। बाप माँ उसको स्कूल भेज रहे थे, उसी के नाम पर भागा कि नहीं जाऊंगा, और भागते भागते गोरखपुर पहुंच गए। अब उत्तराधिकार में महंत हो गया। उत्तराधिकार में महंत हो गया। उत्तराधिकार में कोई कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से ये अनपढ़ आदमी उत्तरांचल का, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। भाजपा के लोगों का सारा दिमाग पागल हो गया। 23 करोड़ उत्तर प्रदेश की प्रजा में एक भी आदमी उनको लायक नजर नहीं आता कि मुख्यमंत्री बनाया जाए। बाहर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए आदमी लाए। इतने नालायक लोग हैं उत्तर प्रदेश में। मैं तो नहीं मानता इस बात को कि लोग इतने नालायक नहीं हैं। बड़े बड़े लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए और देश को चलाने का भी काम किया। ये नहीं कहा जा सकता कि लायक लोग नहीं, अगर ऐसा उन लोगों ने किया। तो इस तरह से साथियों, सिंपल बात बता रहा हूं, बहुत कुछ ज्यादा नहीं। तो आखिरी बात अखिलेश की बात बताकर समाप्त कर देगा। मैं कुछ मुसलमानों के बस्ती में गए, मुसलमानों को पूछा, चाचा आप किसको वोट दोगे? कहा अखिलेश देंगे। अच्छा क्यों देंगे? तो कहा मजबूरी करना महात्मा गांधी। मजबूरी, तो क्या मजबूरी है कि हम अगर अखिलेश को वोट नहीं देंगे तो बीजेपी आएगी। तो हमने पूछा चाचा अभी तो बीजेपी आई हुई है ना दिल्ली में और लखनऊ में, और लखनऊ में भी आई हुई, तो खा लिया तुमको, चबा लिया तुमको, है खा लिया। ये तुम्हारी दाढ़ी जो है बरकरार तो है ना, खाया तो नहीं ना उन्होंने। बाबा जी तो काहे को डर रहे? मोहम्मद साहब के पास थोड़ी सी फौज थी, उससे 10 गुना बड़ी फौज उनके विरोधियों की थी। वो तो नहीं डरे, तुम क्यों डर रहे? उनके साथ लड़ाई की और जीत हासिल की। संख्या कम होने के बावजूद भी लड़े और जीत हासिल की और मक्का में झंडा गाड़ा। इतिहास। तो तुम क्यों डर रहे हो? तुमसे तो हम कमजोर है, हम नहीं डरते। तुम लोगों से तो हम कमजोर, हम नहीं डरते। हमारे ऊपर तो गांव गांव में बलात्कार और अन्याय और अत्याचार होता है, मगर हम लोग नहीं डरते। काहे को डर रहे हो? ये बताइए चाचा कि डर के आधार पर वोट डाल रहे हो। इस्लाम में डर के आधार पर काम करना जायज है? चुप हो, तो ये जायज नहीं। डर के आधार पर काम करना जायज नहीं है, नहीं है। तो क्यों कर रहे हो? नहीं, मजबूरी का नाम है। कोई मजबूरी नहीं है। जो इज्जतदार मुसलमान है, जो अपने मेहनत से रोटी रोजी कमा रहा है, जो सम्मान से जी रहा है, जो दलाल और भड़ुआ नहीं है, वो अखिलेश को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। ये जान लो, इतना ही कहना चाहता हूं। और ये जो 2 लोग हैं, हमारे धर्मराज गौतम और सिद्धार्थ भीम बोध, इनको आप लोग वोट देकर चुनाव में जितवाइए। आप जितवाकर मैदान के साथ साथ विधानसभा में भी अपनी आवाज को पहुंचाइए। तो आपकी आवाज आप हम लोगों को वोट देकर मजबूत करोगे। पार्टी वाले
आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आएंगे, नहीं आएंगे, मगर मैं कल भी तुम्हारी लड़ाई मैदान में लड़ता रहूंगा। ये ध्यान रखना। धन्यवाद।